नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर ऑफ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीईटी 2026 के एग्जाम को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए 14 विवादित प्रश्नों के बारे में, 14 विवादित प्रश्नों के साथ साथ कॉमन नंबर या बोनस नंबर के बारे में 4-5 नंबर बढ़ सकते हैं आंसर की के साथ साथ हम बात करेंगे ऐसे अभ्यर्थी जो 1, 2 या 3, 4 नंबरों की वजह से परेशान हैं और यूपी टीईटी एग्जाम दे चुके हैं। देखो, यहाँ पे दो तरह के अभ्यर्थी होंगे। एक तो वो होंगे जिनके पूरे तरीके से नंबर कट ऑफ के अनुसार पार होंगे। आप जानते हैं कि यूपी टीईटी में आपके लिए एक फाइनल कट ऑफ रहती है। अगर आपने उतने क्वेश्चन सही कर लिए, यानी कि उतने नंबर आपके हैं, तो आप क्वालिफाई हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप बाहर हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत तब आती है जब एक ओबीसी एससी वाला अभ्यर्थी 82 नंबर पे पास तो हो जाता है, लेकिन अगर कोई वैकेंसी निकाली जाती है अदर स्टेट के अंदर, तो सीटेट का वो 82 नंबर उनके काम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको अदर स्टेट कैंडिडेट होने की वजह से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनको आरक्षण नहीं मिल पाता। तो ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को ये दिक्कत आती है। तो ऐसे में सही मायनों में चीज़ें एससी वाले अभ्यर्थी या फिर आरक्षण श्रेणी से जो भी अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए दिक्कतें होती हैं। अगर मान लो कि ऐसे अभ्यर्थी जो भी हैं, अगर वो पूरे तरीके से अपने क्वेश्चंस में 82 या 84 नंबर, 85 नंबर या 86 नंबर पास तो हो जाएंगे, लेकिन अदर स्टेट में आवेदन करने के लिए उनको 90 नंबर होने ही चाहिए, क्योंकि उनको एज ए जनरल ट्रीट किया जाता है। तो ये उनके लिए भी है, जो पास हैं उनके लिए भी है, और जो अभी भी पास नहीं हो पाए, लग रहा है भाई एक दो क्वेश्चन उनके कम रह गए, तो उनके लिए एक राहत की खबर आती है विवादित क्वेश्चंस के बारे में। देखो, आप जानते हैं यूपी टीईटी का इतिहास रहा है, बहुत सारे एग्जाम अब तक यूपी टीईटी के हुए हैं, उन सभी में आपको कॉमन नंबर मिलते हैं। कॉमन नंबर का मतलब ये होता है कि या तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन आयोग ने सही नहीं माना है, अगर कोई ऑप्शन ही सही नहीं माना, मान लो 4 ऑप्शन थे, उसमें से आयोग ने क्या किया, ए को सही मान लिया, लेकिन वो ए सही नहीं होता। अगर आप इसको साबित कर देते हैं कि ए नहीं ये बी है, तो या तो आयोग के पास दो ऑप्शन है, जिन्होंने बी का चुनाव किया है वो उन सभी को दें, या आयोग के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो सभी को कॉमन नंबर दे दें। क्योंकि टेक्निकली यहाँ पर गलती किसकी हो जाती है? आयोग की हो जाती है। इससे पहले जब पीएनपी इस परीक्षा को कराती थी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी साहब, उनके माध्यम से कई बार इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिली भी हैं। 3-3, 4-4 क्वेश्चन तक में मिले हैं। इससे अलावा आपने देखा होगा 2017 का टीईटी, उसमें भी 14-15 क्वेश्चन तक गलत आ गए थे। और इस बार तो टीईटी हुआ ही अलग-अलग है ना? तो अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो अभी भी कहीं न कहीं 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर से पिछड़ रहे हैं या 4 नंबर से पिछड़ रहे हैं, तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो सीधे तरीके से आपको नंबर दिलवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था और आपको बताया भी था कि वो कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं। इसके बारे में जानकारी समाचार पत्रों में भी आई थी कि वो कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से भी इसके बारे में जाना, तो तकरीबन अभी तक आपके सीटेट यूपी टीईटी के एग्ज़ाम में 14 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिनको लेकर विवाद है, और उन पर अब आयोग को डिसाइड करना है कि वो इन पर दी गई आपत्ति के आधार पे कैसे आपको नंबर देंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अभ्यर्थी निकाल कर के ला रहे हैं, और लगातार मैंने अभ्यर्थियों को बताया भी था कि आप चाहें तो इनसे संबंधित जो भी कॉमन नंबर का मामला है, उस पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस की जो प्रूफ है वो लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी संबंधित नहीं लगाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये कल एक न्यूज़ भी आई थी, मैंने आपको उसमें दिखाया भी था कि यूपी टीईटी के अंदर 14 जुलाई तक आप आपत्ति कर सकते हैं। अभी 3 दिन का समय बचा हुआ है, जिसमें 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको लेकर कहीं न कहीं आप सभी का पूरे तरीके से नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत हाई थे। जैसे कि आप इसको निकाल कर के देखें कि हिंदी के एक प्रश्न पत्र की अगर बात की जाए, एक आँख से देखना मुहावरा जो था वो पूरे तरीके से आयोग ने इसका जो विकल्प था, अंधाधुंध करना दिया था, जो गलत है। क्योंकि मुहावरे का मानक अर्थ हमेशा यही बताया गया है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार करना। यानी कि आप, कई बार होता है ना, आप एक आँख से क्यों देख रहे हैं, आप दूसरी तरफ से भी देखिए, क्योंकि आपको दोनों साइड दिखाई देंगी, और जब आपको दोनों साइड दिखाई देंगी तो आप निश्चित तौर पे इन चीज़ों को समझ पाएँगे। तो इस क्वेश्चन को लेकर पहले से ही बहुत ज़्यादा विवाद बना हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी था जिसमें जूनियर स्तर की पाली में हिंदी प्रश्न पत्र को लेकर तत्सम और तद्भव का सही युग्म पूछा गया था। आयोग ने माता-पिता को सही माना था। मानक हिंदी व्याकरण के अनुसार अग्नि और आग को आँखें और अक्षी और आँख दोनों को ही प्रमाणित युग्म है, तो छात्र सी और डी दोनों को सही मान रहे थे।
एक क्वेश्चन आपको ये भी देखने के लिए मिला था शाह और शाह के बारे में, जिसको लेकर पूछा गया था कि इसके उच्चारण में गर्म वायु निकलती है। अब ये एक विवाद का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी देखने के लिए मिला था जिसमें अगर बात की जाए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा डी के अनुसार आपदा एक गंभीर व्यवधान है, इससे व्यापक जनधन और पर्यावरण हानि होती है, इससे निपटने की क्षमता समुदाय के संसाधनों से बाहर होती है। यह परिभाषा विकल्प सी से मेल खाती थी। तो ये तो 4 क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम को लेकर आपके समाचार पत्रों में आ गए थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर आयोग की वेबसाइट पे जाकर के अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ कि देखो यूपी टीईटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर जो ऑब्जेक्शन करेंगे उनको ही मिलेगा? अगर एक ने ऑब्जेक्शन कर दिया है तो हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब आप किसी क्वेश्चन के लिए ये सोच कर के बैठ जाते हैं कि हाँ, किसी पड़ोसी ने या किसी दोस्त यार ने या किसी ने भी आपके लिए ऑब्जेक्शन कर दिया है, तो उसका बेनिफिट आपको मिल ही जाएगा, ये कोई 100% नहीं है। कई बार मामले जब न्यायालय में जाते हैं तो जो याचिकर्ता होते हैं, उनमें से भी यही देखा जाता है कि आपने कभी ऑब्जेक्शन किया था आयोग की वेबसाइट पे? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप आयोग के पास गए थे कि नहीं। अगर गए थे तो बेनिफिट मिलता है, कभी-कभी नहीं भी मिलता है। इसलिए ऑब्जेक्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, कई बार मैं बताता हूँ अपने वीडियोज़ में कि आपको हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज़ लगानी होती हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज का मतलब है किसी लेखक की आप किताब की देख कर के आंसर लगाएं, उसके प्रूफ को लगा दें। एनसीईआरटी की कोई बुक है उसका प्रूफ लगा दें। एससीईआरटी को भी लगा सकते हैं, हालांकि एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कुछ और ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं जहाँ पर जो ऑथेंटिक बुक्स हैं आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन ऐसे ही रैंडमली कहीं गूगल से सर्च कर लिया, चैट जीपीटी से पूछ लिया, जेमिनी से पूछ लिया, वो आयोग नहीं मानेगा और उन आपत्तियों को कंसीडर भी नहीं किया जाता। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से मुलाकात की तो उन्होंने कहा सर देखो गूगल पे तो ये दिखा रहा है, चैट जीपीटी पे तो ये दिखा रहा है, आयोग थोड़ी मानेगा। जो आपकी जेमिनी है उसने खुद नीचे लिखा हुआ है कि जेमिनी एक एआई है, उससे गलती हो सकती है, तो इनको नहीं मानते। आयोग जो होते हैं ना, जो सरकारी संस्थाएँ होती हैं, ये किसी ऑथेंटिक सोर्स, प्रामाणिक सोर्स पर ही बिलीव करती हैं। अगर उसमें सारी चीज़ें सही हैं तो आपको कंसीडर किया जाता है, अगर उसमें सही नहीं है तो फिर आपके आपत्ति को कंसीडर न करते हुए उसको डिलीट कर दिया जाता है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को आपत्ति करनी है, अगर आपने आपत्ति करी तो निश्चित तौर पे आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। 14-15 क्वेश्चंस ऐसे विवादित हैं जिन पे आपको आपत्ति करनी है। हाँ, ये बात अलग है कि सभी पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पे आपको नंबर अवश्य मिल जाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।